नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी बोडो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का खेत खलिहान कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में जानकारी देते हैं। किस तरह से रबी दलहनी फसलों की खेती आपने करनी है अपने इस सेगमेंट में आपको ये तो बताएंगे ही साथ आपको जानकारी देंगे कि रबी की दलहनी जो फसलें हैं उनकी कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन करके उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इन तमाम जानकारियों पर डालते हैं एक नज़र। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि खरीफ का मौसम अभी ख़त्म हो रहा है और रबी का मौसम आने वाला है और काफ़ी बारिश भी आपके यहाँ खेतों में हो चुकी है और पूरे देश में बारिश अच्छी हुई है इस बार। और अब आपको दलहनी फसलों के बारे में हम बताएंगे कि रबी में कौन कौन सी दलहनी फसल लगा सकते हैं। तो इनमें जो खास दलहनी फसलें उनमें है चना है, मटर है, मसूर है और राजमा है। इनको आप लगा सकते हैं और फसलें लगाने से पहले किस्मों का चुनाव करना होगा और किस्मों का चुनाव करने से पहले आपको खेत की तैयारी करनी होगी। तो खेत की तैयारी शायद आपने ज़्यादातर किसान भाइयों ने कर ली होगी। अगर नहीं भी किया है तो उसमें 2-3 आप कल्टीवेटर लगा के और नमी बनाए रखने के लिए आप उसमें पाट लगा दीजिए। तो अभी जो बारिश हुई है उसका जो पानी आपके खेत में है तो उसको संरक्षण के लिए आप मिट्टी को दबा के रखना है, यानी कि पाट लगाना है। तो जब आपका खेत तैयार हो जाए उसके बाद आपको किस्मों का चुनाव करना है। किस्मों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। चने की बात करते हैं तो चने में जो प्रमुख जो उन्नत किस्में हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो किसान भाई अपने नज़दीकी केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पर जा सकते हैं और किसी भी भारतीय जो हमारे संस्थान हैं ICAR के, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। और हर एक इंस्टीट्यूट में एक एटेक सेंटर होता है, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। और इसके अलावा NSC है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है और स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, उनसे भी आप सीड ले सकते हैं। लेकिन सीड आप उन्नत किस्म का लीजिए। अगर आपको सीड अगर मिलता है उन्नत किस्म का तो उसमें ऑलरेडी वो उपचारित होगा और अगर किसान भाई खुद अपना बीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसका उपचार भी उसको करना होगा। तो उपचार के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि पहले आप फंगिसाइड से उसका इस्तेमाल करें, उसके बाद आपका कीटनाशी उससे करें और उसके बाद राइजोबियम, क्योंकि सभी दलहनी फसलें होती हैं वो लेग्यूम की होती हैं और लेग्यूम में खास बात होती है कि उनका जो जड़ होती हैं, जड़ों में गांठ होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों में बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया क्या है कि हमारे जो नाइट्रोजन वातावरण में है उसको ही फिक्स करती है ज़मीन में। तो इस तरह से दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और अब उन्नत किस्म की बात करता हूँ तो मैं चने की 2 तरह की वैरायटी होती हैं। एक होती है देसी चना, एक होती है काबुली चना। तो देसी चने की जब बात करते हैं तो देसी चने में कई तरह की उन्नत किस्में हैं, जैसे पूसा 362 है जो बहुत ही अच्छी किस्म है और इसमें विल्ट का प्रकोप भी बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि जो उकठा रोग है वो इसमें कम लगता है। दूसरा अवरोधी है, ये भी अच्छी किस्म है। और एक है राजस्थान से निकाली गई किस्म है RSG 888 जो कि पोड बोरर से रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें जो कीटनाशक जो कीट है, जो हानिकारक कीट है पोड बोरर, वो कम से कम इसमें लगता है। और कई तरह की और किस्में हैं, जैसे कि DCP 92-3 है, करनाल चना 1 है जो कि साल टॉलरेंट है, यानी कि करनाल के क्षेत्र में वहाँ पे जो ज़्यादातर मिट्टी जो होती है वो सलाइन होती है। तो सलाइन सोइल के लिए ये करनाल चना 1 है, ये बहुत ही अच्छी किस्म है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो वैरायटी है दूसरी है BJD 72 है, ये भी अच्छी किस्म है। और मध्य भारत के लिए फूले ग्राम 5 जो है वैरायटी बहुत ही अच्छी है। और जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ से भी कई चने की वैरायटी ईजाद की हुई हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूँ काबुली चने की, तो काबुली चने में भी बहुत सारी उन्नत किस्में हैं। उनमें प्रमुख रूप से है पूसा चमत्कार जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए रिकमेंड की हुई है। और इसके अलावा पूसा 1108 भी है और GNG 1292 जो कि राजस्थान के लिए हमने रिकमेंड की हुई है। और काक 2 है जो कि सेंट्रल जोन यानी कि मध्य भारत के लिए इसको हमने रिकमेंड की हुई है। इसके अलावा BJD 128 है, पूसा सुब्रा इसको कहते हैं, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसको उगाया जा सकता है। इसी प्रकार फुले जी 0517 है जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार से GKG
तीन है जो कि एमपी के लिए है, एक है पूसा 1105 जो कि पूरे भारत के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मसूर की। मसूर में भी बहुत सारी जो वैरायटी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें प्रमुख रूप से है पूसा शिवालिक जो कि L4076 के नाम से जानी जाती है, जो कि पूरे भारत के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार पंत L406 है, फिर बाद में पूसा वैभव है, प्रिया है, शहरी है। ये सारी जो उन्नत किस्में हैं ये हमारे उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग हैं उनके लिए इनको रिकमेंड किया हुआ है। इसी प्रकार शालीमार मसूर 11 है, VL मसूर 125 है जो कि पहाड़ी एरिया में रिकमेंड की हुई है। इसके अलावा नरेंद्र मसूर है, जवाहर लेंटिल है, ये भी मध्य भारत के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार नूरी है जो कि मध्य भाग के लिए इसको रिकमेंड की हुई है। हम बात करते हैं मटर की। मटर किसान भाइयों हम दो तरह के लिए उगाते हैं, एक तो दाने के लिए उगाते हैं, दूसरा हम सब्जी के लिए उगाते हैं। तो दाने वाली जो मटर है उनकी उन्नत किस्में अलग होती हैं और इसी प्रकार जो सब्जी वाली हैं उनकी उन्नत किस्में अलग होती हैं। जैसे मैं बात करूँ दाने वाले की, तो दाने में प्रमुख रूप से जो हमने वैरायटी रिकमेंड की है उनमें है अलंकार, अपर्णा, रचना, स्वाति, सपना और पंत मटर 5, मालवी मटर और अंबिका, शुभ्रा। ये कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि हमने पूरे भारत के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग सब्जी वाली मटर की। तो सब्जी वाली मटर जो है उनमें विशेष रूप से उन्नत किस्में जो हैं अरेकेल है, दूसरा आपका बॉर्नविले है और पूसा प्रगति है, आज़ाद मटर 2 है और नरेंद्र मटर 2 है। ये किस्में बहुत ही अच्छी हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका जो दाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग फ्रेंच बीन की, राजमा कुछ ही क्षेत्रों में बोया जाता है। तो आजकल इनकी उन्नत किस्में भी हमने ईजाद की हुई हैं। उनमें प्रमुख रूप से है अंबर है, उत्कर्ष है, अरुणा है। ये कुछ किस्में हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों ये तो बात रही किस्मों की। अब बात आती है कि किस्में तो आपने चुन ली है, अब बुआई कब करें, कैसे करें, कितना सीड आप ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले बात होती है कि आपने किस्में ले ली हैं। किस्मों का चुनाव करने के बाद आपको देखना है कि हमें कितना हमारा एरिया है उसमें कितना हमको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो बीज की जो दर होती है वो मैं बता दूं आपको कि चने की बात जब हम करेंगे तो जो हमारा देश चना है उसकी जो सीड रेट है, बीज की मात्रा जो है वो करीब 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। और अगर बात करते हैं हम लोग काबुली की, तो काबुली चना थोड़ा मोटा होता है तो इसलिए इसका सीड ज़्यादा चाहिए। तो इसकी सीड की जो मात्रा होती है वो करीब होती है 100 से लेके 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार हम बात करते हैं मसूर की जो बीज की मात्रा है वो करीब होती है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, क्योंकि मसूर का दाना छोटा होता है, पतला होता है और उसमें वजन कम होता है, तो इसलिए सीड की मात्रा इसमें कम चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग मटर की। तो मटर की जो मात्रा होती है वो करीब होती है, दाने के लिए होती है, वो करीब होती है 60 से लेकर 80 किलोग्राम तक। इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग राजमा की। राजमा भी मोटा दाना होता है, तो राजमा का जो सीड रेट है वो करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम करते हैं। तो ये तो बात रही आपकी बीज की मात्रा की। अब बीज आपने चुनाव कर लिया, बीज का उपचार भी आपने कर लिया है और अब बात आती है कि इसको कैसे बोएं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब भी हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो उनको हमेशा हम लोग लाइन में उगाना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है उसको बिल्कुल निर्धारित रूप से लगाना चाहिए। अब चने की बात करते हैं तो चने में जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो करीब होती है 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब बात करते हैं हम लोग मसूर की। तो मसूर की जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो करीब होती है 35 से लेके 40 सेंटीमीटर तक और पौधे से पौधे की दूरी होती है 10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक। इसी प्रकार मटर की बात करते हैं तो मटर में जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो करीब होती है 40 से लेके 45 तक और पौधे से पौधे की दूरी होती है 15 से लेके 20 तक, क्योंकि ये फैलने वाली फसल है, इसकी बेल फैलती हैं तो इनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए पंक्ति से पंक्ति दूरी थोड़ी बढ़ा दी जाती है। अब बात आती है कि आपने सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद आपको बुआई का जो समय आ गया होगा और बुआई का जो उचित समय जो होता है वो करीब करीब होगा आपका अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के मध्य में आप इसको बुआई कर सकते हैं। और लेकिन इसकी जो देर तक की जो बुआई है वो नवंबर के 15 नवंबर से बाद में नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इनकी बुआई आप कर दे तो अच्छा रहेगा। और जब आपके खेत में नमी बिल्कुल उचित है और आपने उसका संरक्षण किया है, आपने पाटा लगाया है, तो आप उसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। और बुआई के लिए आप सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर जो हल होता है किसान भाइयों के पास उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो बुआई है वो बिल्कुल लाइन में करें
लाइन में करने से आपको बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। एक तो क्या है कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए भी ये सुविधा रहती है। दूसरी बात है कि जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं उनमें भी आपको बहुत सारी सहूलियत रहती है और पानी देने में भी कोई समस्या नहीं आती है। और आप जब भी दलहनी फसलें बोएं तो उससे पहले आपकी ज़मीन है उसका टेस्ट आप ज़रूर करा लें, क्योंकि ये जो दलहनी फसलें हैं इनमें क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता सबसे कम पड़ती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन खुद ही फिक्स कर लेती हैं वातावरण से। लेकिन और दूसरे तत्व जो होते हैं जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म तत्व जो होते हैं उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उनमें खास करके हम ध्यान रखेंगे बोरॉन का और मोलिब्डेनम का और आयरन का और जिंक का, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर सोइल का आप टेस्ट करवाएंगे तो पता लगेगा कि आपकी ज़मीन में कितना ये तत्वों की मात्रा है। अगर तत्वों की मात्रा उचित मात्रा में पाई जाती है तो आपको अलग से कोई तत्व देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपका खेत अगर डेफिशिएट है, इसमें कमी पाई जाती है, तो आप बिल्कुल बुआई से पहले आप बिल्कुल उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे और बुआई के साथ ही इसका आप ज़मीन में इसको मिला देंगे। और इसी प्रकार सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र भी बहुत ज़रूरत होती है इनको, तो सल्फ़र की मात्रा भी आप ज़रूर टेस्ट कर लें। अगर सल्फ़र उचित मात्रा में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी पोषक तत्व अगर आपकी ज़मीन में कम पाया जाता है तो आप उसको बुआई के समय में ही आप उसको खेत में दे दें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो बिल्कुल अच्छी होगी। आपके जो पौधे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और पौधे अच्छे होंगे तो उनमें फूल फल ज़्यादा लगेंगे और फल ज़्यादा लगेंगे तो आपकी जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी और पैदावार ज़्यादा होगी तो आपका इसका उचित मूल्य आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना रबी दलहनी फसलों की खेती आपने किस प्रकार से करनी है। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियां लेकर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं बोडो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में। किस तरह से आप बोडो पेस्ट बना सकते हैं और कैसे आपने उसका इस्तेमाल करना है, आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी दें। बोडो मिक्सचर आज भी एक ऐसा केमिकल है जो हम अपने खेतों में जिस दिन इस्तेमाल करना है उसी दिन बनाते हैं और ये बहुत सारे कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु उनका रोकता है, उनकी बीमारियां जो होती हैं उनसे रोकता है उनको, और कुछ कीटक जो है वो आ नहीं पाते, मारता तो नहीं है पर जब हम इसका स्प्रे लेते हैं तो वो उनको आने नहीं देता। इसीलिए बोडो मिक्सचर दो तरीके से दो डोज पे इस्तेमाल होता है। 1% जब हमारा रेस्ट पीरियड में होता है और 0.5% आधा % जब हम बाहर पकड़ते हैं। तो 1% बोडो मिक्सचर कैसे बनाया जाता है उसका हम बताएंगे। जैसे कि 100 लीटर पानी है तो उसमें आपका 1 किलो कॉपर सल्फेट पड़ता है। पर कई लोग क्या करते हैं, 1% बनाने के लिए
चूना जो है वो भी 1 किलो डालते हैं, जो कि गलत है। तो चूना 1 किलो डालने की जगह आपको लगभग 275 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक लग सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पानी का पीएच कैसा है, आपका जो ये चूना है वो प्योर है कि उसमें कुछ कमी है। तो उसके ऊपर आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको 275 ग्राम लगेगा, 300 लगेगा या उससे ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, रात को जिस दिन आपको स्प्रे करना है उससे एक दिन पहले रात को जैसे 15 लीटर पानी में आपने 1 किलो कॉपर सल्फेट भिगो दिया, अलग से 15 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप लगभग 300 ग्राम या 350 ग्राम चूना भिगो दीजिए। दोनों को अलग अलग आपने भिगो दिया। फिर अगले दिन सुबह आप उसको मिक्स करिए, मिलाने के बाद उसको छान लीजिए और छानने के बाद आप उसको अलग से एक ड्रम लीजिए या फिर ट्रैक्टर में जो टैंकर है उसी में डायरेक्टली आप मिक्स कर सकते हैं। तो जो बाकी पानी है, जैसे कि आपने 15-15 लीटर पानी लिया है दोनों के लिए, तो 30 लीटर पानी ये हो गया, बाकी का 70 लीटर पानी आप तीसरे ड्रम में डालिए या फिर टैंकर में डालिए और उसमें फिर दोनों को एक साथ डालना है और अच्छी तरह से लकड़ी के डंडे से या उसमें अगर मिक्स करने के लिए मोटर लगी है तो उससे आपको मिक्स करना है। जब वो मिलाएंगे आप उसको अच्छी तरह से आप लगभग 20-25 मिनट मिलाइए। मिलाने के बाद आप उसमें पीएच चेक करिए। पीएच इसका 7 होना चाहिए। अगर इसका पीएच 7 नहीं है तो आपका जैसे कि 7 के नीचे है, इसका मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा है और वो आपके पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आप टैंकर में डालते हैं तो लगभग आधा लीटर सॉल्यूशन आप जो है आधा लीटर कॉपर सल्फेट का और आधा लीटर चूना का सॉल्यूशन अलग से बचा लीजिए पीएच ठीक करने के लिए। तो जब आपने मिक्स करने के बाद पीएच चेक किया, पीएच चेक किससे करेंगे? कई लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच पेपर का और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पीएच मीटर का। तो अगर आप पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पीएच पेपर में एकदम सही पीएच नहीं आता है, या उसका बहुत हाई क्वालिटी का पीएच पेपर लेंगे जो कि महंगा होता है, उतने में आपका पीएच मीटर जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो पीएच मीटर आप ले लीजिए, लगभग 800 रुपये से लेके 1500 रुपये में आ जाता है वो, और आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आप पीएच मीटर से पीएच चेक करिए। पीएच अगर 7 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब उसमें चूना ज़्यादा है। उसमें फिर आपको जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बचाया है उसको आपने धीरे धीरे डाल के मिलाना है और पीएच चेक करना है। जब पीएच 7 आ गया तो उसको रोक देना है। फिर अगर मान लीजिए आपका पीएच नीचे चला गया 7 से, तो इसका मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा है। उस समय आपको चूने का सॉल्यूशन मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा करके और हिलाते रहना है, और जब पीएच 7 हो जाएगा तो आपको उसको रोकना है। तो जब ये आपका मिक्सचर बन गया, इसका इस्तेमाल आपको उसी दिन करना है। बोर्डो मिक्सचर का ये है कि आपने अगर अगले दिन रख दिया तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है वो कम हो जाता है। इसीलिए बोर्डो मिक्सचर को हम कहते हैं आप खुद बनाइए और खुद उसका उसी दिन स्प्रे करिए। आजकल मार्केट में कई बार लिक्विड वाले बोर्डो मिक्सचर मिल रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। आप पाउडर लीजिए और ख़ुद बनाइए। पाउडर में भी आजकल आ रहा है 1 किलो का पैकिंग कॉपर सल्फेट और उसके साथ लगभग 400 ग्राम का पैकिंग आपका चूना का मिलता है। तो वो पैकेट आप लीजिए और ख़ुद बनाइए और उसको उसी दिन स्प्रे कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपने बना के रख दिया पर अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्प्रेयर में प्रॉब्लम हो गई या बारिश आ गई, तो आप कर नहीं सकते। अब उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है अगले दिन, उसके लिए आप 50 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें गुड़ डाल दीजिए। अगर आप गुड़ डाल देते हैं तो एक दिन के लिए आप उसको रख के अगले दिन स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि इसका भी असर जो पहले दिन स्प्रे करेंगे उससे कम होगा, पर फिर भी वो काम करेगा। तो इस प्रकार आप अपना बोर्डो मिक्सचर बना के अपने कम खर्चे में अपने कोई भी क्रॉप को, आपका चाहे अनार हो, हम लोग कहते हैं कि महीने में 1 बारी कॉपर का स्प्रे हो, उसमें से ये बोर्डो मिक्सचर का जो है 1% का स्प्रे रेस्ट पीरियड में और 0.5 मतलब ½ % का स्प्रे जब हम बाहर पकड़ते हैं तब हम हर महीने में कम से कम 1 स्प्रे इसका ले सकते हैं। दूसरा, हम बोर्डो पेस्ट
बोडो पेस्ट 10% बनाते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप प्रूनिंग करते हैं, जो कट एजेस होते हैं, मतलब कि जहाँ से कट किया गया है वहाँ से कोई भी कवक, कोई भी बैक्टीरिया अंदर जाके नुकसान पहुंचा सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने किसी बीमार पौधे का प्रूनिंग किया है, उसके बाद एक स्वस्थ पौधे का प्रूनिंग करने जा रहे हैं, तो वो बीमारी वाले पौधे से वो अच्छे वाले पौधे में चला जाता है, तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए हम कहते हैं कि जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो बोडो पेस्ट ज़रूर लगाइए। तो जब आप प्रूनिंग करते हैं साथ साथ बोडो पेस्ट लगाना है, या फिर जो रेस्ट पीरियड होता है और मिट्टी में शॉर्ट होल बोरर, स्टेम बोरर, ये जो कीड़े होते हैं तने के ऊपर छेद कर देते हैं, उसको रोकने के लिए भी बोडो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 10% बोडो पेस्ट बनाना है। 10% बोडो पेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी लेना है, 1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना। इसमें आपको 300 ग्राम नहीं लेना, इसमें आपको दोनों चीज़ें 1-1 किलो लेना है और 5-5 लीटर पानी में अलग अलग रात को भिगो देना है। 5 लीटर पानी में कॉपर सल्फेट भिगोइए और 1 किलो कॉपर सल्फेट 5 लीटर पानी में और 1 किलो चूना 5 लीटर पानी में रात को भिगो दीजिए और उसको अगले दिन दोनों को एक साथ डालिए और मिक्स कर दीजिए। थोड़ी देर आप मिक्स करेंगे तो वो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इसमें अगर आप रात को भिगोएंगे नहीं, सुबह भिगोएंगे और पेस्ट बनाएंगे उसी समय, तो पेस्ट पतला बनता है। इसीलिए इसको रात को भिगोइए और सुबह उसको पेस्ट बनाइए। और जब आप ये बोडो पेस्ट लगाते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 ml प्रति लीटर, मतलब 10 लीटर में 20 ml क्लोरोपाइरिफॉस का मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये जो आपके जो स्टेम बोरर और शॉर्ट होल बोरर कीड़े हैं उनसे आपका नुकसान नहीं होता है। और उसका इस्तेमाल आप जब प्रूनिंग करते हैं तब करिए। और साल में 2 बारी स्टेम पेस्टिंग 1.5 से 2 फीट तक आप इसको पेस्टिंग करिए। तने को मिट्टी के लेवल से लेके लगभग 1-1.5 या 2 फुट तक भी आप उसको कर सकते हैं। इससे स्टेम बोरर और शॉर्ट होल बोरर जो होता है उसका नुकसान नहीं होता। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने बोडो पेस्ट बनाने की विधि के बारे में जाना और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको ये भी बताया कि रबी दलहनी फसलों की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे ये हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।